और युवा काल में काम करने का मौका मिला, ऐसे श्री एस गुरुमूर्ति जी हमारे बहुत ही आदर के योग्य, जिनसे मैंने विद्यार्थी काल से लेकर राजनीतिक समझ और आर्थिक समझ और सामाजिक समझ में हासिल की, ऐसे हमारे आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, हमारे साथी अनिर्बान गांगुली जी, हमारे प्रभात प्रकाशन के मित्र प्रभात कुमार जी, सुमित भसीन जी, हमारे सभी यहाँ उपस्थित नॉलेज पार्टनर्स, सांसदगण, विधायकगण और हमारे जिसे हम कहते हैं कि अध्यात्म से लेकर के अध्ययन करने वाले ऐसे प्रेमी सज्जन वृंद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। गुरुमूर्ति जी के वैलेडिक्टरी फंक्शन के बाद कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिपूर्णता में सारी बात हम सबके सामने रखी है। लेकिन मैं सबसे पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन PPRC, एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान और प्रभात प्रकाशन, इनको बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास किया है कॉमेमोरेटिव सेमिनार करके, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। और उसमें इन्होंने बहुत से सब्जेक्ट्स को टच किया, शिक्षा, संस्कृति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एंड यूथ, हमारे बॉर्डर को स्ट्रेंथनिंग और उसके साथ साथ सिविलाइजेशन में हमारे रूल्स और ड्यूटीज़, ऐसे सभी सब्जेक्ट्स को इन्होंने टच किया है और उसके बारे में चर्चा की। मुझे यह भी अच्छा लगा जब विनय जी वे फॉरवर्ड की बात रख रहे थे, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन और इसके साथ साथ हमारे जिसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उस सबका समग्रता से विचार करने की आवश्यकता है। हम सब लोग जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं कई बार कहता हूं कि 3 in 1 थे। कोई व्यक्ति सिर्फ लीडर होता है, कोई व्यक्ति विचारक होता है, कोई व्यक्ति संगठक होता है, लेकिन दीनदयाल जी 3 in 1 थे। He was a leader in his own right, he was a thinker and he was an organizer. इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में, और इसीलिए हम सुनते हैं कि कभी गुरुजी भी कहते थे कि हमें ऐसे 4 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश में परिवर्तन ले आऊं, सभी लोगों को। और हम जानते हैं कि भारतीय जनसंघ को भी उन्होंने कितनी छोटी सी अवधि में एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित किया। नेशनल वो असमय चले गए, लेकिन उन्होंने पार्टी की विचारधारा की बीज बोने का काम, और वही हमारी विचारधारा स्थायित्व के रूप में सामने आई और जिसको हम सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब दीनदयाल जी इस बात को प्रतिपादित करने में लगे हुए, उस समय हमारे ऊपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बड़ा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा पाश्चात्य देश का सोच में, रहन सहन में, कार्यशैली में, सब चीज़ों में पाश्चात्य जगत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। यानी अगर कोई विचार की बात की जाए तो वो सोशलिज्म हो, फेबियन सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, ये सब विदेशी धरती से उत्पादित विचारधारा हमारे ऊपर डालने की। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत को भारतीय सोच को प्रमुखता देकर के ही अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के नाम पर, एकात्म मानववाद के नाम पर इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज से 60 साल पहले
22 अप्रैल से लेकर के मुझे शायद 25 अप्रैल तक की बात थी, जब उन्होंने 4 दिन का व्याख्यान आइडियोलॉजी के ऊपर दिया था। और हम आज 60 साल बाद जब इस तरह के 2 दिन की विचारधारा के लिए ये कार्यशाला, ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सही है। और मैं फिर आयोजकों से और विनय जी से निवेदन करूंगा कि हम यहीं नहीं रुक जाएं कि सेमिनार कर दिया, बल्कि इसको प्रतिपादित करके इस्टेब्लिश तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता और इसको रूप देने की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत कम समय में, बहुत कम समय, और उनकी सेवाएं पार्टी को भी बहुत कम समय, लेकिन उसमें ही उन्होंने विचारधारा की दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं बीजारोपण करने का काम किया, और उन्होंने उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ जोड़ा। गुरुमूर्ति जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी, लेकिन एक बात मोटा मोटी अगर हम समझें तो भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार करने की प्रणाली, इस पर दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत जोर था। हमारी परंपराएं कोई 2 दिन में नहीं बनी। हमारी परंपराएं हजारों साल के एक्सपीरियंसेस से बनी, और उनका राजनीतिक से लेकर के सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है। इसलिए हमको आर्थिक दृष्टि से भी अपनी सोच को प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। हमको ये इतना बड़ा देश, अगर 140 करोड़ का देश है, तो इस देश को चलाने के लिए वी कैनॉट बी ए सेंट्रलाइज सिस्टम, वी हैव टू बी ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और इसलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात की। और इसी तरीके से अगर हम कहें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी उन्होंने बल दिया। मूल बातें जो उनकी सोच में थी, जो आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स कैनॉट बी दी स्टैंडर्ड्स विच वी हैव टू अडहेयर टू, वी हैव टू हैव आवर ओन इंडियन स्टैंडर्ड्स, और हमें भारतीय स्टैंडर्ड्स के ही तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता हो। ये जब दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था तो उस समय ऐसा लगता होगा कि शायद ये असंभव है, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे पैरामीटर्स को इंडियन स्टैंडर्ड्स पर बना करके तैयार कर रहे हैं। ये परिवर्तन आ सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने स्वदेशी के बारे में कहा कि अगर हमको अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमको स्वदेशी की तरफ जोर देने की आवश्यकता है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं कि वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं। स्वदेशी के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम 70,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। आज से 10 साल पहले हम 92% मोबाइल्स इंपोर्ट करते थे। आज हम 97% मोबाइल्स भारत बना रहा है और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सेकंड लार्जेस्ट इन स्टील हो गए हैं। हम टॉय इंडस्ट्री में, कभी हम गणेश जी भी चाइना से खरीदने लग गए थे, आज हम टॉय इंडस्ट्री में भी तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं, और ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं। तो एक तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस तो हमने देखी ही, ब्रह्मोस की हमने सक्सेस तो देखी ही, लेकिन हमारा डिफेंस प्रोटेक्शन 1.30 लाख करोड़ का हो गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, और इसीलिए हम हर तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात दीनदयाल जी ने, महेश जी मैं जब विद्यार्थी था तो महेश जी हमारे संगठन का काम देखते थे, और दीनदयाल जी पर उस समय से हम आपको अथॉरिटी मानते रहे हैं। तो हमारे यहाँ वामपंथियों का बड़ा प्रभाव था, तो मैं इनसे पूछता था हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, और महेश जी हमको इकोनॉमिक मॉडल समझाया करते थे। और उसमें भी उनका कहना था कि दीनदयाल जी के इकोनॉमिक मॉडल एक पार्ट है, अकेला नहीं है, इट इज जस्ट वन पार्ट। लेकिन आज अगर हम बात करें, और उस समय जब हमारे को छात्र बोलते थे कि भाई तुम्हारा इकोनॉमिक मॉडल क्या है, हम बोलते थे बताएंगे बताएंगे बताएंगे, लेकिन हमें समझ में आया
कि अगर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अंत्योदय से जोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, तो ये इंटीग्रल मॉडल का इकोनॉमिक मॉडल है, इसको भी हमको समझना है। जो लोग आर्थिक मॉडल के बड़े चैंपियंस बनते थे वो दुनिया में बिफर गए। दुनिया में, प्रदेशों में तो छोड़ दो, भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री, हमने तो उनको डेमोक्रेसी में सरकार दी थी, वो तो यहां पर बिफर ही गए। लेकिन सही मायने में अगर हम कहें सोशलिज्म की बातचीत करें, अगर हम बात करें समाज की चिंता की बात, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से स्पष्ट था, अंतिम व्यक्ति की चिंता करो। वो कहते थे इकोनॉमी इज नॉट नोन बाय द टॉप पर्सन ऑफ द एट द टॉप ऑफ द लैडर, बट द इकोनॉमी इज नोन बाय द लास्ट मैन इन द लैडर, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम अंत्योदय की तरफ आगे बढ़े और हम लोगों ने अंत्योदय में कोशिश की कि हम लोगों को राहत दे सके। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके तहत आज ये सरकार काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हुए हैं उस काम को करने के। लेकिन जब हम गरीब की बात करते हैं तो सही मायने में गरीब का भला किसने किया? लोगों ने नारे तो लगाए, लेकिन 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। 25 करोड़ पीपल हैव कम अबव दी कैटेगरी ऑफ अबव पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल थे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर एलपीजी सिलेंडर, अब ये कहना तो आसान है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन की डेवलपमेंट की बात करते थे। कैसा जीवन था हमारे महिलाओं का, हमारे बहनों का? उनको 10 करोड़ से ज्यादा को एलपीजी के सिलेंडर देना, ये भारत के परिवर्तन में, और इसकी भी प्रेरणा हम एकात्म मानववाद से जोड़ेंगे और इकोनॉमिक मॉडल से जोड़ेंगे, और उसके साथ ही हम उसको जोड़ करके देखने का प्रयास करें। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने भी देखे होंगे, गांव गांव जाओ, कच्चे मकान, खपड़ैल मकान, आज आप धीरे धीरे देख रहे हैं 4 करोड़ पक्के मकान बने, और इस 2029 से पहले 3 करोड़ और पक्के मकान मिलेंगे, और उसमें भी 75% उसकी मलकियत महिलाओं के पास है, 75%। तो आप समझिए कि वेमेन के भी डेवलपमेंट है, और वेमेन के डेवलपमेंट के साथ साथ वह गरीबों का भी डेवलपमेंट है। स्वच्छता अभियान, टॉयलेट्स की बात कीजिए, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। ये छोटा नंबर है। मतलब भारत की तस्वीर आप देखिए, लोग जो इकोनॉमिक मॉडल की बात करते थे, भारत की तस्वीर देखिए कि 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बाहर जाया करती थी। उनको अगर इज्जत देने का काम किया तो वो दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ऐसे में अभी किसान की बात कीजिए, चर्चाएं तो बहुत की, सब लोगों ने किसान, भारत किसानों का देश है, भारत किसानों का देश है, हर नेता किसान नेता बनने लगा। किसानों के लिए किसने काम किया? दीनदयाल जी से प्रेरणा लेकर के हमारे अटल जी ने किया, और बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की तस्वीर और तकदीर बदली। किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये छोटी संख्या नहीं है। डिस्पोजल 1.35 लाख करोड़ है फसल बीमा योजना में डिस्पोजल। 36 लाख करोड़ रुपए है 19 इंस्टॉलमेंट्स में, 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का 19 इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हैं। कभी सोचा था किसी ने कि इस तरीके से किसानों की सम्मान निधि दी जाएगी हर तीसरे महीने? और 19 इंस्टॉलमेंट दिया जा चुका है। 3.6 लाख करोड़ हैज बीन डिस्पर्स्ड। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम एम्पावरमेंट ऑफ दी विमेन। अच्छा, इस 9 करोड़ में भी 2.5 करोड़ बहनें हैं किसान, जिनको किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया। इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, एम्पावरमेंट ऑफ किसान, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम। पंचप्रण में भी जिन बात को हम कहते हैं वो हमारा इमोशनल क्वेश्चन भी है, उसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात भी है।
कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखेंगे, हम कॉलोनियल रूल से बाहर आएंगे, यानी हमारी मानसिकता जो है वो इंडिपेंडेंट स्वदेशी सोच के साथ आगे बढ़ेगी। तो ये सारी बातों को जोड़ने का प्रेरणा अगर हम देखेंगे तो वो हमको, हमारी विचारधारा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। महेश जी एकात्म मानववाद के ज्ञाता हैं, उनसे हम लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं। गुरुमूर्ति जी ने आज उसके बहुत से आयाम को आपके सामने रखा है, उसके सॉफ्ट पावर को भी रखा है। भारत किस तरीके से महान है और भारत किस तरीके से 1.4 बिलियन पीपल को संभाल करके चल रहा है, इसमें बहुत गहरी सोच के साथ ये जो हमारी परंपराओं से, ऋषि मुनियों के अध्ययन से निकली हुई जीवन की शैली रही है, उसमें से निकल करके आया है और उसी को दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखने का प्रयास किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्रम आपका चला है, जिसमें PPRC, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, एकात्म मानव दर्शन और हमारे प्रभात प्रकाशन, सभी मिलकर इसको एक कोई स्थायित्व रूप दे, एक परमानेंसी का रूप दे, ताकि, क्योंकि विचारधारा स्थूल नहीं होती, विचारधारा स्टैग्नेंट नहीं होती, विचारधारा हमेशा क्रियाशील रहती है, डायनेमिक रहती है। समय के साथ साथ उसके नए आयाम जुड़ते रहते हैं और उन नए आयामों को परिष्कृत करके अपनी विचारधारा में डाल करके सोचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। और इसके लिए कोई न कोई हमारी विचारधारा की मैकेनिज्म डेवलप होनी चाहिए। जिस बीज को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोया था, वो पौधे के रूप में आज देश में शासन के माध्यम से प्रयास पूर्वक हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पौधे को विशालकाय पेड़ भी बनना है, क्योंकि हमें सिर्फ भारत को ही दृष्टि नहीं देनी है, हमको दुनिया को भी दृष्टि देनी है और इसके लिए इस पर स्थायित्व लाने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे और मैं इस प्रयास के लिए फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और गुरुमूर्ति जी के जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो मार्गदर्शन किया है उसको हम सब लोग अपने साथ समावेश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का। अब मैं